चलिए आज आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से सिनेरियो में लेके चलती हूँ। मान लीजिए दो पर्सन है, ए और बी। दोनों की एज सेम है, नेशनैलिटी सेम है, दोनों की मेंटल फिजिकल कंडीशन सेम है और दोनों सेम ही कंडीशन में मर्डर कमिट करते हैं। लेकिन ए को सजा मिलती है 14 साल की, वहीं बी को सजा मिलती है मात्र 7 साल की। अब आप कहेंगे ये कैसा अन्याय है, ये कैसा इनजस्टिस है, जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है ना। चलिए अब आपको दूसरे सिनेरियो में लेके चलती हूँ। दो महिलाएं हैं, एक्स और बाई। एक्स महिला का पति यदि दूसरी शादी कर लेता है तो वो अपने पति को सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी के तहत बाईगैमी में पनिशमेंट दिला सकती है। इतना ही नहीं, वो इस बाईगैमी को ग्राउंड बनाकर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाइवोर्स भी क्लेम कर सकती है। लेकिन वहीं बाई महिला का पति यदि दूसरी शादी कर लेता है, दूसरी ही नहीं तीसरी चौथी शादी कर लेता है, तब भी उस महिला को वो शादी चलानी पड़ेगी और वो इस चीज को ग्राउंड बना के ना ही अपने पति को पनिशमेंट दिला सकती है और ना ही उससे डाइवोर्स ले सकती है। ये अन्याय यही नहीं रुकता। और सुनिए, यदि एक्स महिला अपने पति से डाइवोर्स ले लेती है तो वो उससे जीवन भर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। यानी कि कोई ऐसी सीमा निर्धारित नहीं है कि इतने टाइम तक ही मेंटेनेंस मिलेगा, बशर्ते कि वो महिला दूसरी शादी ना करे और अडल्टरी ना परफॉर्म करे और कमाने में असक्षम हो, तो वो अपने पति से जीवन भर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन वहीं बाई महिला अगर डाइवोर्स क्लेम करती है, अपने पति से डाइवोर्स लेती है, तो वो मात्र 3 महीने तक, यानी कि सिर्फ इद्दत पीरियड होने तक ही मेंटेनेंस ले सकती है। अब आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये तो इनजस्टिस नहीं साउंड कर रहा है, क्योंकि ये जस्टिफाइबल हो जाता है पर्सनल लॉज के तहत। ऐसे ही बहुत सारी इनइक्वालिटीज को, इनजस्टिस को एक पर्सनल लॉ से ढका जाता है और उनको जस्टिफाइबल बनाया जाता है। इन्हीं इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए लाया जा रहा है यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता। तो नमस्कार, मेरा नाम है निकिता शरावत और आप देख रहे हैं लीगल अबाउट। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे यूसीसी पर। सबसे पहले हम जानेंगे यूसीसी होता क्या है, यूसीसी लाने की नीड क्या पड़ी और यूसीसी के अंडर कौन कौन से इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, किस किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बार बार पर्सनल लॉ जो हमने पनिशमेंट की बात करी, उनको डील कैसे किया जाता है। तो दो तरह के लॉ होते हैं, एक होता है जर्नल लॉ, एक होता है पर्सनल लॉ। जर्नल लॉ होता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया उनके सिटीजन्स पे अप्लाई होता है बिना ये जाने कि वो किस कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी से बिलोंग करता है। यानी कि किसी ने अगर मर्डर किया है, थेफ्ट किया है, तो उसको पनिशमेंट आईपीसी के तहत मिलेगा। उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस कास्ट से, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वहीं दूसरी साइड आते हैं पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज में डील होता है मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस। यानी कि किसी महिला की शादी होती है, उसको डाइवोर्स किन ग्राउंड्स पे मिलना है, किस तरह से उसके बाद उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, उसके पिता की संपत्ति में उसका कितना हिस्सा होगा, ये सब डील करता है पर्सनल लॉज। लेकिन इन्हीं पर्सनल लॉज में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि जब हिंदू पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो हिंदू पर्सनल लॉ बहुत हद तक कॉडिफाई कर दिया गया था 1955 में हिंदू कोड बिल के तहत। लेकिन अभी भी बहुत सारे जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं जो कि अनकोडिफाइड हैं, क्रिश्चियंस के अपने लॉज हैं, पारसीज के अपने लॉज हैं, और इन्हीं लॉज में छुपी हुई हैं बहुत सारी इनइक्वालिटीज, और इन्हीं इक्वालिटीज से सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं महिलाएं। तो अब हम बात करते हैं कि यूसीसी है क्या। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि टीपीएसपी के तहत आता है, वो बात करता है कि गवर्नमेंट ट्राई करेगी जब भी सूटेबल लगेगा एक यूसीसी फ्रेम करने का। यानी कि ये जो पर्सनल लॉज हैं, इनकी जो इनइक्वालिटीज हैं, इनमें जो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उनको एक समान लाने का, और जो भी पर्सनल लॉज हैं उनको एक समान सब पे अप्लाई करने का। अब दूसरी बात आती है कि ये यूसीसी किन किन एरियाज में सबसे ज़्यादा नीडेड है। तो दो एरिया हमने पहले से डिस्कस किए, मेंटेनेंस एंड बाईगैमी। अब हम तीसरा एरिया डिस्कस करते हैं जो कि है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं मुस्लिम और हिंदू महिलाओं का ही। यदि हिंदू महिला अपने पिता की संपत्ति में कोई अधिकार क्लेम करना चाहती है तो वो उतना ही अधिकार क्लेम कर सकती हैं जितना कि उनका मेल काउंटर पार्ट कर सकता है। यानी कि जितना उनका भाई प्रॉपर्टी का हिस्सेदार है उतना ही वो भी हिस्सेदार है। लेकिन वहीं अगर कोई मुस्लिम महिला अपने पिता की संपत्ति से कोई हिस्सा लेना चाहती है
तो वो मात्र अपने मेल काउंटर पार्ट के आधा ही हिस्सा क्लेम कर सकती हैं। उतना बराबरी का हक उन्हें नहीं दिया गया है। ये अन्याय यहीं नहीं रुकता। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में शादी की उम्र लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल है, लेकिन वहीं कुछ पर्सनल लॉज में ये कहा गया है कि लड़की की शादी प्यूबर्टी अटेन करने पे की जा सकती है। अब प्यूबर्टी तो 13-14 साल की उम्र में अटेन हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनर की शादी भी लीगल है अंडर दी पर्सनल लॉज, और की भी ये प्रैक्टिस की भी जाती हैं। तो अब इन सब प्रैक्टिसेस को, ये जो इनइक्वालिटीज हो रही हैं, ये जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको ये पर्सनल लॉज का डीगरा उड़ा के प्रोटेक्ट कर देना कहाँ का जस्टिस है। इसी सबको हटाने के लिए लाया जा रहा है यूसीसी। ये तो हुआ कि यूसीसी है क्या और उसकी नीड क्या है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे कौन से केसेस हुए हैं जो यूसीसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस या हाईलाइट करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट का उन केसेस में क्या कहना है। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड एक केस हुआ था, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नसारू अप्पा, 1952 का ये केस है। इसमें क्या था कि एक हिंदू मेल पर्सन ने दूसरी शादी की थी क्योंकि उनको अपनी पुरानी पत्नी से पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, और जब कोर्ट के सामने ये केस बाइगैमी के तहत गया तब उन्होंने ये बोला कि नहीं, मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे शास्त्र मुझे ये आज्ञा देते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि पिता का श्राद्ध पुत्र के हाथों से नहीं होता है, पिंडदान पुत्र के हाथों से नहीं होता है, तो उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं मिलेगी, इसीलिए वो दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए उस पर्सन को बाइगैमी के तहत पनिश किया था, यानी कि पर्सनल लॉज के ऊपर जनरल लॉ को इम्पोर्टेंस दी गई थी। अब दूसरा केस आता है शाहबानो का केस, जो कि बहुत ही फेमस केस है। 1985 का ये केस है। इसमें ये हुआ था कि शाहबानो को उनके 5 बच्चे होने के बाद, एक लंबी शादी के बाद उनके पति के द्वारा डाइवोर्स दे दिया गया था विदाउट एनी मेंटेनेंस। और जब शाहबानो ने ये कोर्ट में केस किया तो उनको सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत, जिसमें कोई भी महिला मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, उसके तहत उनको मेंटेनेंस दे दिया गया। लेकिन इसी के खिलाफ उनके हस्बैंड ने अपील की सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, यानी कि 5 जजेस की बेंच ने इसके जजमेंट देते हुए ये कहा था कि कोई भी मुस्लिम महिला सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, ठीक उसी तरह जैसे बाकी महिलाएं कर सकती हैं। लेकिन उस टाइम की गवर्नमेंट ने इस जजमेंट को पलट दिया, एक एक्ट लाके, और ये कह दिया कि नहीं, मुस्लिम महिलाएं सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। अब तीसरा केस जो बहुत रिसेंटली हुआ वो था शायरा बानो का केस, जिसको हम ट्रिपल तलाक के केस के तहत की तरह भी जानते हैं। इसमें यह हुआ था कि उस शायरा बानो को ट्रिपल तलाक, यानी कि तलाक के बिद्दत के तहत 3 बार तलाक कह के उनके हस्बैंड के द्वारा तलाक दे दिया गया। उन्होंने इसी प्रैक्टिस को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को इलीगल ठहराते हुए फिर से एक बार जनरल लॉज को पर्सनल लॉ के ऊपर इम्पोर्टेंस दी, और इस बात पे भी एम्फेसाइज किया कि अगर सरकार यूसीसी ले आती है तो ये जो कन्फ्यूजन है ये होगा ही नहीं, और पूरी महिलाओं पर एक समान लॉज लागू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि यूसीसी लाया किस तरह से जा सकता है। इसी के लिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त की गई थी कि आप हमारे लिए यूसीसी फ्रेम कर दीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि लॉ बनाना हमारा काम नहीं है, वो पार्लियामेंट का काम है, यानी कि लॉ पार्लियामेंट ही फ्रेम करेगा। अब जिस तरह से पहले क्या हुआ था कि जब हिंदू कोड बिल लाया गया था, उस टाइम की उस पर्टिकुलर पार्टी के मैनिफेस्टो में ये क्लियरली लिखा हुआ था कि यदि हम सरकार बनाते हैं तो हम हिंदू कोड बिल लेकर आएंगे। वो इलेक्शन जीत गए और सरकार बनाई, उसको एज अ कंसेंट मान लिया गया, इलेक्शन जीतने को एज अ कंसेंट मान लिया गया इस बात के लिए कि अब हम हिंदू कोड बिल ला सकते हैं। लेकिन तब से अब तक सिनेरियो बहुत बदल चुका है। अब एक लॉ फ्रेम करने के लिए, स्पेशली जिससे पर्सनल लॉज इफेक्ट हो रहे हो, उसके लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की कंसेंट लेनी पड़ती है। अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी, उनके मैनिफेस्टो में भी क्लियरली रिटन था कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम यूसीसी फ्रेम करेंगे। तो क्या इसको एज अ कंसेंट मान लिया जाए कि अब सरकार बन गई है तो हम यूसीसी फ्रेम कर सकते हैं? नहीं, अब सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। इसी के तहत बनाई गई थी 21st लॉ कमीशन। 21st लॉ कमीशन
ने जब अपनी रिसर्च करी, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के व्यूज़ लिए, पब्लिक के व्यूज़ लिए, तब उन्होंने बोला कि यूसीसी को अभी लाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, यानी कि अभी यूसीसी को प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे मान लीजिए कि मैरिज है। अब मैरिज कहने में तो लगता है कि हाँ ठीक है, सभी कम्युनिटीज़ में मैरिज परफॉर्म की जाती है, लेकिन सभी कम्युनिटीज़ में मैरिज के मायने बहुत अलग हैं। जैसे कि हिंदूज़ में मैरिज एक सेक्रामेंट है, यानी कि एक पवित्र बंधन है, वहीं मुस्लिम्स में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह की जाती है, और पारसीज़ में मैरिज को रजिस्टर कराना कंपलसरी है। इसी तरह से जब उसके बाद उन्होंने जब सेकेंड लॉ कमीशन क्रिएट की गई, सेकेंड लॉ कमीशन ने भी पब्लिक से उनके व्यूज़, उनके कमेंट्स मांगे, जो कि जुलाई तक पब्लिक को देने थे। और अब लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट देगी, लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट देगी, सरकार उस पर बातचीत करेगी, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की कंसेंट ली जाएगी, उसके बाद यूसीसी फ्रेम किया जाएगा। इस तरह से यूसीसी फ्रेम करना पॉसिबल हो पाएगा। अब ये तो बात हो गई कि यूसीसी है क्या, उसकी नीड क्या थी, किस तरह से उसको लाया जा सकता है। अब बात करते हैं पर्सनल ओपिनियन की, यानी कि यूसीसी पे मेरा क्या कहना है। मेरा मानना ये है कि हाँ, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो इलॉजिकल हैं, बहुत ही डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस अब तक चली आ रही हैं, जिनको इरेडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंडिया की डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक कि हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की कंसेंट लेते हैं, पब्लिक को कन्विंस कर पाते हैं यूसीसी के लिए, तब तक क्यों ना हम पर्सनल लॉज ही मॉडिफाई कर दें, क्योंकि जो हिंदू लॉज हैं उनको किसी यूसीसी के तहत नहीं बदला गया, उनको पर्सनली कोडिफाई किया गया। सेम उसी तरह बाकी जो पर्सनल लॉज हैं उनको भी कोडिफाई कर दीजिए और एक यूनिफॉर्मिटी ला दीजिए कि ठीक है, ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये इसी तरह से परफॉर्म की जाएंगी, और जो प्रैक्टिसेस इनइक्वालिटी लेकर आती हैं, जो महिलाओं के स्टेटस को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करती हैं, उनको इरेडिकेट कर दीजिए। लेकिन यूसीसी लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, पर्सनल लॉज को अमेंड करना चाहिए, इस पे आप लोग का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।